नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं विनोद। तुम्हारे माता पिता के ईगो को संतुष्ट करने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा। संगीता गुस्से में बोली। थोड़ा झुक जाओगी तो कोई कमर में मोच नहीं आ जाएगी तुम्हारे। तुम भी बस अपनी नाक ऊंची रखना चाहती हो। बड़े बुजुर्ग हैं, अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से संतुष्ट हो जाते हैं तो हर्ज क्या है। विनोद ने कहा। ऐसी कैसी संतुष्टि जो अपने ही घर की बहू को सबके सामने जलील करके मिलती है। पहले तो सिर्फ गलती करते थे और मुझे ही कसूरवार ठहराते थे, पर तब मैं उनके ताने चुपचाप सुन लेती थी। लेकिन अब चोरी का इल्जाम भी, और तुम कह रहे हो कि जो कसूर मैंने किया ही नहीं उसके लिए माफ़ी मांगूं। जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। जब मैंने गलती की ही नहीं है तो माफ़ी मांगने पर मैं ही गलत साबित हो जाऊंगी। नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। संगीता उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है। विनोद उससे सवाल किया। हाँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। संगीता ने दृढ़ होकर कहा। तो ठीक है, अब जो होगा तुम अकेले ही भुगतो से, मैं उसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कहकर विनोद गुस्से में जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे के बाहर निकल गया। संगीता ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पता है कि बाहर जाकर उसके माता पिता को फोन लगाया जाएगा, पर वो भी तैयार थी। संगीता की विनोद से शादी हुए 3 महीने ही हुए थे। ससुराल में विनोद और संगीता के अलावा सास ससुर देवर रमेश और ननद रितु थी। लेकिन इन 3 महीनों में सासू माँ ने संगीता की नाक में दम करके रख दिया। बात कुछ भी नहीं थी, वही छोटे मोटे किस्से हैं जहाँ ससुराल शास्त्र के अनुसार हमेशा गलती बहू नामक प्राणी की ही होती है। अब सासू माँ गैस पर खुद ही दूध रखकर भूल जाती हैं, लेकिन जब दूध उपन जाता है तो उसके लिए बहू को ही गलत ठहराया जाता है। अब भला बहू को कमरे में कैसे पता चले कि सासू माँ रसोई में दूध रखकर छोड़ चुकी हैं। पूरे परिवार को सारे काम हॉल में ही करने हैं। अब हॉल बिखरेगा नहीं तो और क्या होगा। फिर जब कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो बहू को ही 10 ताने सुनाए जाते हैं कि इसे साफ सफाई का बिल्कुल भी चाव ही नहीं है, पूरा घर बिखरा रहता है। 2-3 बार संगीता ने विनोद से कहा भी, लेकिन विनोद यही समझाता कि माँ को भूलने की आदत है, ध्यान मत दिया करो। लेकिन आज सासू माँ की आदत थी, वो कोई भी सामान रखकर भूल जाती हैं और उसके बाद घर में हंगामा कर देती थी। पहले तक तो यही बोलती थी कि पता नहीं मेरा सामान कहाँ कहाँ रख देते हो, लेकिन आज 100 रुपए की क्या औकात। उसके पीछे अपनी ही बहू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और ससुर जी ने भी इस चीज में अपनी पत्नी को समझाने की जगह उनका साथ दिया। हुआ यूं कि आज मौसी सास घर पर आई थी, उनके साथ उनकी बहू भी थी। तो रिवाज के अनुसार मौसी की बहू ने सासू माँ के हाथ में 100 रुपए रखे और उनके पैर दबाए। उसके बाद सब लोग बातचीत करने बैठ गए। 2-3 घंटे रुककर मौसी अपनी बहू के साथ रवाना हो गई। शाम को बाहर चाट वाला आया तो रितु ने सासू माँ से पैसे मांगे। आलस के मारे सासू माँ अपने कमरे तक नहीं गई और वहीं 100 रुपए का नोट ढूंढने लगी जो मौसी सास की बहू देकर गई थी। अब सासू माँ ने पूरे हाल में सामान इधर उधर कर दिया पर 100 का नोट मिला तक नहीं। विनोद भी घर आ चुका था। देखा तो पूरा हाल बिखरा पड़ा था। क्या हुआ माँ, क्या ढूंढ रही हो। अरे तेरी मौसी आई थी तो उनकी बहू ने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था, पता नहीं कहाँ गया। तभी ससुर जी ने कहा, अरे शाम को तो संगीता ने यहाँ झाड़ू भी लगा दी, अब हॉल में कहाँ 100 का नोट होगा। अब सासू माँ के शक की सुई सीधे संगीता की तरफ। ऐसे में काम करती हुई संगीता को बाहर बुलाया गया। क्या हुआ माँ जी, मेरा 100 का नोट कहाँ है। जी कौन सा 100 का नोट, वही जो तूने चुराया है। सुनकर संगीता सकते में आ गई। मैंने कौन सा नोट चुराया है और भला मैं ऐसा क्यों करने लगी। आज तक इस घर में कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई, तेरे आने के बाद ही नोट गुमा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे। और वैसे भी शाम को हॉल की सफाई तूने ही की थी। ये क्या कह रही हैं आप। भला एक 100 रुपए की नोट की औकात क्या है जिसे मैं चुराने लगी। जिसकी नीयत खराब होती है वह कुछ भी कर सकता है। तुम तो 100 रुपए की बात कर रही हो, लोग तो 5-10 रुपए भी चुरा लेते हैं। अब की बार ससुर जी ने कहा, देख बहू तू मेरा 100 का नोट चुपचाप लौटा दे और माफ़ी मांग ले, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तूने माफ़ी नहीं मांगी तो तेरे माता पिता को भी यहीं बुला लेंगे, फिर वह देंगे तेरी तरफ से जवाब। जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों माफ़ी मांगूं। अब की बार संगीता भी अड़ गई और अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे विनोद भी कमरे में आया और संगीता को माफ़ी मांगने के लिए कहने लगा। लेकिन आज संगीता पक्का करके बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह ऐसी किसी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगेगी जो उसने की ही नहीं। थोड़ी देर बाद में देवर रमेश भी घर आया तो देखा माँ आंसू बहा रही है और पिताजी और विनोद भी माँ के साथ ही बैठे हुए हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी चोरनी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। क्या हुआ माँ, बताओ तो सही। तब माँ ने रोते रोते सारा किस्सा रमेश को कह सुनाया। सुनकर रमेश भी सकते में आ गया। कैसी बात कर रही हो माँ, आप ऐसे कैसे भाभी पर इल्जाम लगा सकती हो। तू क्यों, तेरी भाभी का ही पक्ष ले रहा है। अरे चोरनी है एक नंबर की, आज तक इस घर का सामान इधर से उधर नहीं हुआ और इसने आते ही अपना रंग दिखा दिया। बस करो माँ, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हें खुद तो कुछ याद रहता नहीं है, ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मौसी के सामने वह 100 रुपए तुमने मेरे हाथ में ही तो रखे थे जब मैंने आपसे बस के लिए किराया मांगा था। सुनते ही सब हैरान रह गए। विनोद हैरानी से अपने माता पिता को देखने लगा। अब बेटे से किस तरह नजरें मिलाए तो सासू माँ अपने मगरमच्छी आंसुओं को लेकर अपनी नजरें नीची कर चुपचाप
अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे ससुर जी भी चलते बने, लेकिन दोनों में से किसी एक बंदे से भी ऐसा नहीं है कि उठ करके संगीता से माफ़ी तो मांग ले। विनोद उठकर संगीता के पास कमरे में गया और उसने अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए संगीता से माफ़ी मांग ली। हाँ, इस वाक्य के बाद इतना तो है कि अब विनोद एकदम से अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करता। पहले संगीता को भी सुनता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। लेकिन एक टीस हमेशा संगीता के मन में रह गई कि अपनी माँ के भुलक्कड़ स्वभाव को जानने के बावजूद भी विनोद ने उस पर विश्वास नहीं किया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।